तो क्लास 12th हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन की आज की टॉपिक शुरू करने से पहले क्लास 12th दो हजार 22-24 की बैच का एक स्टूडेंट जो देवाड़ उसका घर है, देवाड़ के आसपास, उसका नाम है अवकेश विक्रम। कल रिजल्ट आया IIT JEE एडवांस का। और उसने क्वालिफाई कर लिया। और सबसे अच्छी बात कि सबसे ज़्यादा नंबर उसका केमिस्ट्री में आया है। ये बात बताने के लिए केवल जो है, मान लीजिए केवल सामने बहुत कम बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जैसे काम नहीं करना चाहते, तो ऐसी हमारी जो अभी वाली एज है ना, थोड़ी सी लापरवाही वाली एज होती है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो मेहनत से हम भागते हैं। और मेहनत से भागने का भी, जहां हमको आराम मिले, हमारा मन वहीं आकर्षित होता है। अब जैसे अभी हमने कहा कि कल आप लोग पढ़ के आइए, तो देखो कितने बच्चे पढ़ के आए। सब नहीं चाहते। हमारी एक सिस्टर है, इस बार कक्षा 12, कोमल पांडे नाम है। और उनका 12th में रिजल्ट आया 65% के आसपास, 65% के आसपास, कक्षा 12 में। और वास्तव में वो इससे ज़्यादा डिजर्व करती थी, कि जब वो प्राइमरी में पढ़ रही थी, तो हमारी जैसे 2 सिस्टर हैं, तो एक उस समय 8th में पास की और एक ने पास किया 6th में। तो जो 8th में पास की, अब वो स्कूल जूनियर का स्कूल था, तो 9th में वहाँ पॉसिबल नहीं था, वो क्लास ही नहीं चलती 9th की, तो इनका एडमिशन हटाना था। और ये 6th से जा रही थी 7th में। तो हमको याद है कि जब इनका, ये सालू का, इसका नाम सालू है, ठीक है, तो सालू का एडमिशन हमको कराना था जो है विद्या मंदिर में। तो हमने गए, हमने कहा कि दोनों बच्चों का मार्कशीट और टीसी दे दीजिए,
हम इनका एडमिशन विद्या मंदिर में कराएंगे। तो इनका टीसी मार्कशीट दे दिए और इनके लिए कहे कि आप लोग अभी और विचार कर लीजिए कोमल के लिए। कोमल हमारे यहाँ की अच्छी स्टूडेंट है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे चले जाएंगे तो हमारे स्कूल में बचेगा ही क्या। खूब बहुत जिद किए, बहुत जिद किए। अब हम भी बहुत समझाए कि दोनों लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में आएंगे जाएंगे। और लेके भी हम जाते थे, मोटरसाइकिल से बिठा के दोनों बच्चों को विद्या मंदिर ले जाना ले आना सब कुछ छोड़ते थे। एक वो 9th पढ़ी, 10th 11th 12th पूरा पास कर ली। 4 साल ये भी पढ़ी, 7th 8th 9th 10th और 11th, और 5 साल पढ़ ली। तो 11th के लास्ट टाइम में ऐसी कोई एक बात हुई, वो बात अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई बात हुई तो फिर हमने जो है हमने कहा कि नहीं ऐसा करिए। तो इन्होंने उस हिसाब से वैसा नहीं किया, जबकि जो हम कराना चाहते थे वो उनके भविष्य के हित के लिए है ना। केवल पढ़ाई और किताबी बातें थोड़े होनी चाहिए, उसको आचरण भी तो हमको लेके आना होगा अंदर। तो ये नहीं मानी, तो हम भी मजबूरी में चलो ठीक है, मेरा भी मन ऐसा होता था चलो हम ही अपनी बातें पलट लेते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर ले आ रही है रिजल्ट 65%। हम ये बात करते हैं कि फिर हमारी बात मानने में क्या समस्या थी। हमारी बात मान लीजिए ना, मानिए आपका भविष्य खराब हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आप अपनी बातें मानेंगे और फिर अपने मम्मी पापा को कहेंगे हमारे मम्मी पापा जो है, अरे हम उनके अगेंस्ट थोड़े हैं। मम्मी पापा ऐसा काम आपसे अपेक्षा जो कि उनके स्वार्थ परख नहीं है, तो आपका भी तो अपना स्वाभिमान होना चाहिए ना। ऐसे में अगर ये रिजल्ट बहुत बेहतर हो भी जाए तो भी कौन सा बहुत, वही हाल आप लोगों के साथ भी रहता है। हम कहते हैं भैया पढ़ लो, हम जितना टारगेट दे रहे हैं पढ़ लो, हम पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे थोड़े काम चलेगा। फिर भले वो संख्या बहुत कम क्यों ना हो, सफलता तो किसी एक दो को गिने चुने को ही ना मिलने वाली है। तो बाकियों को तो चाहिए आराम। क्या कहा, कल की क्लास सस्पेंड किया हमने, यही कह के ना कि पढ़ो। आज अगर बीत गया समय तो वैद्युत रसायन का ये समय कभी दोबारा नहीं उठा के देख पाओगे। तो उसमें कुछ एक आध दो लोग पढ़े और बाकी नहीं पढ़ेंगे। उनको दुलार चाहिए। वो सोचते हैं वो मुझसे अपेक्षा करेंगे या वो सबसे अपेक्षा करेंगे कि वो जिस एज में है उनको एकदम दुलार के साथ रखा जाए। तो दुलार के साथ थोड़े सफलता मिलेगी। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है वो मुझे देने के लिए, वो है आपकी सफलता। जब आप सफल हो जाइएगा, जब अच्छा रिजल्ट, अभी बताया ना एक रिजल्ट अच्छा लगता है, आईआईटी क्वालिफाई कर लिए। और भी बच्चे हैं जो अपने पूछते हैं, सलाह दिया जाता है, उचित सलाह दिया जाता है। फिर आप भले ही 6 लोग बैठे हैं, देखो 7 आ गए 8 आ गए, भले ही गोल्डन स्टेटमेंट बताने वाला हूं मैं। इस दुनिया में अगर किसी ने आपको प्रेम से बात कर लिया तो समझ लीजिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 लोगों को तो कतई प्रेम से नहीं बात करना चाहिए। एक तो पिताजी को, तो मम्मी बात करे प्रेम से चलेगा, तो पिताजी को प्रेम से नहीं बात करना चाहिए। और एक गुरु को नहीं बात करनी चाहिए। हम पढ़े ना, पिछले शास्त्रों में हम पढ़े कि
वो जो गुरु जी होते थे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत। हाँ, आधे लोग तो छोड़ के ही भाग जाते थे। ऐसे थोड़े मिलता है सब कुछ। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे, अपना मेहनत करेंगे, लास्ट में हमको कुछ नहीं देंगे। अपनी सफलता और आपकी सफलता का जश्न मैं मनाऊंगा, थोड़ा पोस्टर वोस्टर बना के ऐसे 2-4 लोगों में फैलवा दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे दोगे, है ना। लेकिन हमको वही चाहिए। आज की टॉपिक है नट्स का समीकरण। तो नट्स समीकरण, अभी किसी ने सवाल पूछा कि सेल विभव क्या है, क्या पूछे थे? अच्छा, रेडॉक्स विभव, सेल विभव कहिए चाहे रेडॉक्स विभव कहिए, पूछा उन्होंने कि रेडॉक्स विभव क्या है। रेडॉक्स विभव, सेल विभव एक ही बात है। देखो इन लोगों की कितनी खराब किस्मत है। मेन जो पढ़ाना चाहिए हो तो हमने पढ़ा दिया, अब वो पढ़ने आए केवल नट्स का समीकरण, और उसको भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। इतनी चीजें इन्हीं लड़कों को बताने के लिए मैंने किया था। सोचे थे आज हम इनको ये चीजें बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ लोग किस्मत से ही परेशान रहते हैं, तो उनकी किस्मत ही खराब रहती है। अब तो हम टॉपिक पे आ गए, लेकिन मौका मिले कभी ये वीडियो जाए कोर्स में तो जाके उसको देख लेना फिर से। क्या चाहिए इस जीवन में, सबका अपना अपना दायरा है ना। रेडॉक्स विभव, तो रेडॉक्स विभव किसी ने पूछा, ये टॉपिक यहीं का ही है। मतलब रेडॉक्स का आशय हुआ कि दोनों अभिक्रियाएं होनी चाहिए, दोनों अभिक्रियाएं यानी दोनों इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रियाएं, यानी दो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होने के लिए दो इलेक्ट्रोड तो चाहिए ही चाहिए, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल कहा जाता है। और अर्ध सेल को जोड़ते हैं तब जाके पूरा सेल बनता है। और उन दोनों पर एक पे ऑक्सीकरण होगा, एक पे अपचयन, ये तो 100% है। और उन दोनों पे जब ऑक्सीकरण और अपचयन होगा तो उसका जो विभवांतर है, दोनों मानक इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर, उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स विभव। इसमें कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये दो पात्र है, दोनों पे हमने अर्ध सेल बना दिया है, इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं। इस पर ये एनोड है, ये एनोड क्यों है? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये कैथोड है, ये कैथोड क्यों है? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, अपचयन। इस पर प्लस साइन आ रहा है, इस पर माइनस साइन आ रहा है, और दोनों को हमने एक विभव मापी यंत्र से जोड़ दिया। इसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और यही विद्युत वाहक बल रेडॉक्स विभव भी है। और भी चीज है, अब ये देखो, ये रेडॉक्स विभव है। अब ये दो रेडॉक्स विभव, दो विभवों का समावेश है। एक है अपचयन विभव और एक है ऑक्सीकरण विभव।
दोनों को आज की क्लास में हमको समझना है। अब तक हमने जाना कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर ज्ञात करना है तो उसको SHE के साथ जोड़ दीजिए। SHE के साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसे जोड़ दीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 है, तो इसलिए जो कुछ भी रीडिंग आएगी वो जो है उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। लेकिन चिन्ह का भी ख्याल रखना है। और चिन्ह का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर उस धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है SHE के सापेक्ष, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उस पर कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस आएगा। ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो किसका काम करेगा? तो हम ये जानते हैं EMF इक्वल टू E कैथोड और माइनस E एनोड। EMF हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मान लो किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव EMF 0.76 आया है, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। अब आप दोनों SHE और उस धातु दोनों इलेक्ट्रोडों को देख रहे हैं तो उस धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। धातु का ऑक्सीकरण होने का मतलब हुआ कि वो गल के विलयन में उसकी सांद्रता बढ़ा रहा है। तो गल के विलयन में सांद्रता बढ़ा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए वो क्या है? एनोड है। क्या है? एनोड है। तो ये एनोड है, इसका हमें ज्ञात करना है। और E कैथोड बन जाएगा SHE, तो ये है हमारा 0। तो अब E एनोड की वैल्यू जब निकालेंगे, E नॉट एनोड की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा -0.7। और निश्चित तौर पर मैं जो एग्जांपल बताया वो शायद जिंक का होगा, जिंक का, Zn का। इसी तरीके से अगर कॉपर को SHE के साथ जोड़कर मानक इलेक्ट्रोड विभव EMF निकालें तो EMF की रीडिंग आती है 0.34। तो 0.34 आ रही है, तो ये तो पॉजिटिव में होगी। दोनों जब कॉपर को SHE के साथ जोड़कर हमने देखा तो कॉपर पर कॉपर निक्षेपित हो रहा है, बढ़ रहा है कॉपर की मात्रा, कॉपर की रॉड जो है बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि विलयन की सांद्रता में कमी हो रही है। विलयन की सांद्रता कॉपर प्लस डबल प्लस जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीकरण, माफ करना, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी हो रही है? और अपचयन अभिक्रिया किसके लिए होती है? जब कैथोड होता है। तो उस स्थिति में SHE का मान एनोड है, तो आप ये EMF आ रहा है +0.34 और E कैथोड की वैल्यू ज्ञात करनी है, E एनोड की वैल्यू 0। तो E कैथोड की वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में? प्लस में आएगी। तो इसका मतलब हम ये भी जान गए कि इस तरीके से। फिर आते हैं नर्स ने क्या बताया, नर्स का समीकरण। तो नर्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1 मोलर विलयन की सांद्रता पर मानक इलेक्ट्रोड विभव तो ज्ञात कर चुके हो, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दूं या घटा दूं तो क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव वही रहेगा? तो हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ा है, उसमें टेम्परेचर भी है। हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में सांद्रता भी पढ़ा, तो सांद्रता के कारण भी बदलता है। तो अगर मुझे E नोट क्या बताता है, किसी धातु का
मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या बताता है कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर व 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुआ है। हमको कैपिटल टी जो कि केल्विन में है, इसको हम 298 केल्विन कहते हैं। तो अगर हमको कैपिटल टी केल्विन पर व विभिन्न सांद्रता पर ज्ञात करना है तो उसे मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहूंगा, इलेक्ट्रोड कहूंगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहूंगा, इलेक्ट्रोड विभव कहूंगा। और अगर ये ई नॉट किसी सेल का है, रेडॉक्स विभव, तो इसका भी अपना होगा। अगर ये किसी कैथोड का है तो ये कैथोड का होगा। अगर एनोड की बात है, 3 स्थितियां हैं, रेडॉक्स, कैथोड पर और एनोड पर। तो मुझे जिसके लिए भी कहा जाएगा, तो नर्स ने एक समीकरण की स्थापना की और उन्होंने बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर और सांद्रता है, इसके आधार पर उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ कमी होती है। तो मान लेते हैं नर्स का समीकरण क्या कहता है कि जो E है वो E नॉट में से कुछ कमी दिखाएगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू अगर आ जाए तो वही कम कर दूंगा मैं, तो E की वैल्यू आ जाएगी। क्या E पॉसिबल है, इज ग्रेटर देन ई नॉट? पॉसिबल है? कैसे? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर x ऋणात्मक हो गया तो हो सकता है x की वैल्यू ऋणात्मक पॉसिबल है। तो अगर x ऋणात्मक आ जाएगा तो E इज ग्रेटर देन ई नॉट, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव से ज्यादा मान आ सकता है। बाकी x अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा? अगर x धनात्मक होगा तब तो कम आएगा, E इज लेस देन ई नॉट। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि नर्स ने बताया। और नर्स क्या बता रहे हैं कि जो x है वो है RT अपान NF और log K। यहां K की जगह क्यों कहना बेहतर है। कक्षा 11 में K और क्यों आपने पढ़ा था। K साम स्थिरांक है और क्यों अभिक्रिया भागफल है। तो क्यों क्या है? अभिक्रिया भागफल है। और K क्या है? साम स्थिरांक है। दोनों बराबर होते हैं, साम्यावस्था पर दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन अग्र अभिक्रिया में क्यों इज ग्रेटर देन के होता है? अग्र अभिक्रिया, जब अभिक्रिया उत्पाद बना रही हो, अभिक्रिया क्या बना रही हो? उत्पाद बना रही हो, तो उस स्थिति में के इज ग्रेटर देन क्यों होता है। और अभिक्रिया अगर पश्चिम दिशा में हो, अभिकारक बना रही हो, तो क्यों क्या है? क्यों है उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल और बटा
उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल और बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। अब हम सपोज करते हैं, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, तो यहां पे मैं फिर लिख देता हूं क्यों, एफ और बी दो क्यों होता है, तो क्यों इक्वल टू उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। मेरे पास एक सेल है और सेल पर जो अभिक्रिया है वो Zn/Zn डबल प्लस और कॉपर डबल प्लस ऑब्लिक कॉपर है। क्या मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूं, समीकरण बना सकता हूं? क्या हो जाएगा, क्या लिखे हम? Zn सॉलिड प्लस कॉपर डबल प्लस एक्वस gives us Zn डबल प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड। इसके लिए अगर मैं क्यों की बात करूं तो Zn डबल प्लस की सांद्रता इंटू कॉपर की सांद्रता बटा कॉपर डबल Zn की सांद्रता इंटू कॉपर डबल प्लस की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, और ये हमारा क्यों है। और क्यों की वैल्यू हमको रखनी है यहाँ, तो RT/NF लॉग फला ढेमाका और उसको रख देना यहाँ, तो हमारा कुछ रिएक्शन आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग के साथ अपचयन अवस्था और बटा ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है ये, इसको भी मैं समझा देता हूं, इसको भी मैं समझाता हूं। तो अगर यहां पे मैं एक चीज देखूं, याद होगा क्लास 11th में मैंने एक और बात बताई थी। क्या बताया था, किसी को याद है क्या? उनको नहीं सुनाना है, हमको सुनाना है। क्या? क्योंकि उनके सुनाने में वो पागल है, तो वो सही मान सकती हैं कि सही सही कह रही हैं। हमको सुनाइए तब मैं बताऊं ना कि सही सही है कि गलत गलत है। अब वो कह रही है कि सर आपने बताया था कि बिलियन में जो सांद्रता होता है वो जलीय एक्वास जो लिखा होता है उसी का सांद्रता लेते हैं, सॉलिड वालों का 1 मोल प्रति लीटर होता है। ये कह रही है उनको, ऐसा बताया था मैंने, ये बताया था मैंने कि जो ठोस वर्जन होते हैं उनकी सांद्रता 1 इकाई माना जाता है, ऐसा बताया था मैंने। हाँ, तो सॉलिड का जो सांद्रता होता है वो 1 इकाई होता है, इसका भी 1 इकाई होगा। और जो हाँ इसकी सांद्रता होगी अपनी, इसकी सांद्रता होगी, इसकी सांद्रता होगी यानी अगर मैं फिर से
इसके लिए Q बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा Q? तो 11th में मैंने बता दिया था कि ठोस की सांद्रता एक इकाई मानते हैं। इस संदर्भ में Q क्या हो जाएगा? Zn डबल प्लस अपन Cu डबल प्लस, है ना? ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया सेल के लिए। अगर यहां पे मैं बात करूं कि E क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे सर E0 माइनस RT अपान NF और लॉग और बेस 10 किसके लिए? Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस डबल ऑब्लिक कापर डबल प्लस ऑब्लिक कापर के लिए। क्यों की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? एक्टिव मास ऑफ Zn डबल प्लस अपान कापर डबल प्लस, ये आया। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रोड के लिए यहां पे मुझे ई सेल लिखना चाहिए। ये सब ई सेल की बात हो रही है। यहां पे लिखा हूं क्या ई सेल? हाँ लिखा हूं ई सेल। नहीं, ये तो ई सेल की जरूरत नहीं है यहाँ, या तो सेल के लिए भी काम कर सकते हैं। अब यहां पे किसी इलेक्ट्रोड के लिए अब मान लेते हैं कौन सा धातु ले लूं मैं, कोई एक एग्जांपल ले ले, कौन सा धातु जो आपके, कौन सा धातु? कापर। कह रहा है कि कापर ले लीजिए सर। तो कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है? पता है? तो कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है कितना? प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है मुझे। T टेम्परेचर और कापर डबल प्लस की सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो मैं कहूंगा E इक्वल टू E0। और ये जो कापर मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसका रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कापर डबल प्लस एक्वस इस साइड रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कापर सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो यहां पे E माइनस RT अपान NF और लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 कौन बोला? बेस 10 लगाया क्या कहा मैंने? कहीं E की बात कर रहा हूं, ये E है। बेस 10 लगाया क्या कहीं मैंने?
यहाँ बेस 10 लगाया मैंने, ये क्या है, ई है। और log देखो, ई को जब 10 में बदलते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जब x को अगर ई को 10 में बदलना है तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। अब सही है। अगर कभी भी आप यहाँ पे क्या है, ई है, अगर इसको मुझे ई में चेंज करना है तो ई सेल, अगर बेस 10 लगाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 RT अपान NF लगाऊंगा और लॉग क्या लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, टेंशन न लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। और यहीं पे अगर ई नॉट इक्वल टू प्लस 0.34 के लिए हमारा रिएक्शन ये है, और मैं यहाँ पे बेस 10 नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ई, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, कॉपर सॉलिड की सांद्रता जो कि 1 होगी। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, Cu डबल प्लस। बोलो हाँ है ना, बोली कोई दिक्कत। यहीं पर अगर मैं धातु किसी ने कहा सर ऐसा करिए, इसका बेस 10 वाला भी बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट 2.30 RT अपान NF लॉग बेस 10 1 अपान एक्टिव मास ऑफ कॉपर प्लस। अगर मुझे कोई और धातु, क्या मानूं, कॉपर को छोड़ के, चलो Zn मान लेता हूँ, कह रहा है Zn, Zn का भी बना लिया इलेक्ट्रोड, इसका ई नॉट कितना है, कितना है, -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका रिएक्शन क्या होगा, Zn डबल प्लस +2 इलेक्ट्रॉन और Zn सॉलिड, सबके लिए फिर नहीं समझ रहे हो, जब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो चिन्ह बदल नहीं जाएगा। आप जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हो उसमें सभी का आपने अपचयन वाला ही पढ़ा है, तो सभी का अगर अपचयन होगा तो उसके मान क्या होंगे, ये आपने याद किया है। आपने क्या किया, ये याद किया है। आप कह रहे हो कि सर इसका मुझे क्या बता दीजिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Zn सॉलिड, Zn डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है, ये तो ये मैं नहीं लूंगा, तब ये मेरा हो जाएगा जी, तब मैं ये नहीं लूंगा।
इस स्थिति में जो मेरा ई होगा वो होगा ई नॉट माइनस बेस 10 ही लेना चाहता हूं तो इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं 2.303 आर टी अपान एन एफ इस लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा जेड डबल प्लस बटा 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो स्थिति है ये तब पॉसिबल है जब एनोड किसका काम करें, कॉपर के साथ हो और एनोड का काम करें। और इसमें जब कॉपर जेडन के साथ होगा तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। ये सब पॉसिबल है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। और इसको देखो, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते तो वो समीकरण यही आने वाला है। नहीं है, ये नहीं आने वाला है, नहीं, गलत बोल रहा हूं, जोड़ने पे नहीं आएगा। तो हम यहां करने वाले हैं समीकरण 1 माइनस 2। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो एक चीज यहां पे हो गया जो मैं बताना चाहता था, मैं इसका मानक इलेक्ट्रोड भूल लिया था, है ना। तो मुझे ये नीचे रखना था, आपने मुझे ये नीचे नहीं रखना दिया क्योंकि ये तो पॉजिटिव है प्लस, तो अब तो जोड़ने पे ही आएगा, इसका जोड़ने पे ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसके लिए निकालता जो कि मेरा माइनस 0.76 है तो ई क्या आता मेरा, तो आप कहते हैं सर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग एक्टिव मास ऑफ, माफ करना, 1 अपान जेड एन डबल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये मेरा बनता है एनोड, ये क्या बनता, और ये हमारा क्या बनता, कैथोड, है ना। हालांकि यहां पे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने इससे अलग अलग कर रखा है, लेकिन जब दोनों को एक साथ लेके आऊंगा तो ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड। तो अब मुझे ईएमएफ ज्ञात करने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड चाहिए। तो यहां पे मैं समीकरण जो इसको लिख रहा हूं 2, ये ना होकर के ये समीकरण होगा। और अब मैं कहूंगा यहां पे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 यानी ई माइनस, ई था कैथोड, पहला समीकरण किसका था, और माइनस ई दूसरा समीकरण किसका था, एनोड का था। किसका था, एनोड का। और ई नॉट पहला किसका था, और माइनस ई नॉट किसका था, एनोड। ध्यान से समझना, यहां पे ये वाला पोर्शन उससे घट गया, इसमें से उसका घट गया, ये माइनस ही है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, कैंसिल कैसे होगा, ये कॉपर डबल प्लस है, वो जेडन डबल प्लस है। आप कह रहे हो सर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। क्या, यहां पे मैं माइनस रखता हूं, यहां पे लिखता हूं 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग बेस 10 1 अपान कॉपर डबल प्लस। बोलो हाँ या ना, ये तो माइनस होगा,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा 1 अपान जेड एन डबल। बोलना हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें से इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान देना क्या होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ई नॉट, सॉरी माफ करना, ई सेल, ठीक। और ये हो जाएगा ई नॉट सेल और माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग माइनस, ये कॉमन लिया हूं, माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ मैंने कॉमन लिया, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान, बोलो क्या हो जाएगा, और माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान जेड एन डबल प्लस। यानी कि ई सेल क्या होने वाला है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ, और ये हो जाएगा लॉग, और लॉग यम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग यम अपान, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा लॉग बेस 10 इसके बटे में ये, बोलो नहीं समझ में आया, बोलो। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, नहीं भेजेंगे, भेजबे नहीं करूंगा मैं, हैं नहीं भेजूंगा, मुझे कुछ और समझाना है। तो मैं कहूंगा अब बताओ भैया, ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग बेस 10, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अपचयन वाला विभव है। और ये क्या है, ऑक्सीकरण वाला क्या है विभव। क्योंकि देखो कहां से आया है, अच्छा अवस्था लिखता हूं, विभव नहीं लिखूंगा। यहां पे हमने अगर अवस्था लिखा हुआ है तो यहां पे भी मैं अवस्था लिखूंगा, विभव नहीं लिखूंगा। विभव क्या होता है, विभव अलग बात है भैया, विभव नहीं, उसके हमें क्या चाहिए अवस्था। और ये भी अब समझ में आया ये क्यों लिखा था ऊपर अपचयन नीचे, समझ में आया कि नहीं आया। और यही चीज क्या है, ये है, यही चीज है, बस समझ में आई, सारी बातें क्लियर है। अगर इस अभिक्रिया के लिए बात हुआ, अगर इस अभिक्रिया के लिए बात हुआ तो ये सही है, एम सॉलिड की वैल्यू 1, तो यानी कि इस पेज से सीधा इस पेज पर आते हैं, तो यहां पे क्या है 1 आ गया, आ गया, समझ आया। ये फार्मूला बन गया, बन गया जो अभी हमने बताया था। अलग अलग सेल विभव के लिए नट्स का समीकरण क्या है ये देखते हैं। सेल विभव के लिए नट्स का समीकरण यही है, देख लो। उस पर मैं आऊंगा, 0.59 को मत देखना,
सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए क्यू। यही हमने कक्षा 11 में अभिक्रिया भागफल पढ़ा था। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर से। तो हमने क्या देखा, ये पूरा समझ लिया। ये लिखूं कि ये वाला लिखूं? कौन सा? ये वाला कि वो वाला? ये वाला लिखूं? चलिए ये वाला लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ई माइन इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2 RT अपान NF और लॉग बेस 10 उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं का। सॉलिड वालों का तो एक इकाई होता है। अब यहां पे R क्या है? R क्या है? बिलियन नियतांक या स्थिरांक, जिसे आप सही कह रहे हो। क्या कहेंगे? गैसीय स्थिरांक, बिलियन स्थिरांक एक ही बात है। पढ़ा था ना R, यस। तो R तो वही है। T क्या है? परम ताप। किस पर? किस में होता है? केल्विन में। यन क्या है? ये सेल है, तो इसमें जरूर एनोड ने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और कैथोड ने ग्रहण किया होगा। कितना? तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? फैराडे नियतांक। क्या है भैया? इसकी वैल्यू 96,485 होती है, जिसको आप 96,500 क्या लिखते हैं? कुलाम प्रति सेकेंड। ऐसे होता है ना कुछ? अरे यार, कुलाम में होता है। कहाँ है इसकी वैल्यू? देखिए ये रहा, प्रति मोल। समझते नहीं हो? कोई दिक्कत? R की वैल्यू क्या होती है? 8 तो यहाँ पे R की वैल्यू है 8 इसकी वैल्यू है 96,500। ठीक है। अब ठीक है, आप अलग अलग सांद्रता पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन कमरे का टेम्परेचर सेम है हर सब। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमरे का टेम्परेचर कितना मानते हो? कितना? कौन बोला? 32? कौन 32 बोला? 25। कमरे का टेम्परेचर कितना मानते हो? यानी केल्विन में कितना हो जाएगा? अगर मैं 26 मान लूं तो 299, तो भी मान में कोई फर्क अभी देखना नहीं पड़ेगा। 27 मान लूं, नहीं फर्क पड़ेगा। 28 मान लूं, 29 मान लूं, 24 मान लूं, 22 मान लूं, 21 मान लूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैं 25 मानता हूं, यानी टोटल कितना? यह मेरा डाउटफुल है। त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, इसलिए यन नहीं चेंज करूंगा। 2.303 वही है, R वही है, T वही है, बटा F वही है। मुझे 2.303 RT अपान F चाहिए ही चाहिए। R की वैल्यू 100% फिक्स है। क्या होने वाला है? 8 और टेम्परेचर 298 मानो, 99 मानो, 300 मानो, 301, 302, 303 तक मान लो, 297 मान लीजिए, 296 मान लीजिए।
देखना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बटा 96,500। पहले मैं इसको निकालता हूं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर कितना 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 बराबर भागे 96,500। कितना आया ध्यान देना, 0.059 बस, 0.059 कितना आया। और ये इसके बटे में यन नहीं लिया हूं, तो यानी कि मॉडिफाइड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू, ई इक्वल टू ई नॉट सेल। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को हमेशा अच्छे से समझ लेना। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तब मैं क्या लिखूंगा, और इसे मैं गुणनफल कहूंगा, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। अब मैं यहाँ पे देख लो कहाँ गया, यही लिखा है ना, कोई दिक्कत। देखो बाकी ये उत्पादों की सांद्रता, ये अभिकारकों की सांद्रता, बेस 10 लगा हुआ है ई सेल। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो सवाल में 25 की जगह 26 डिग्री दे दिया, देखते हैं क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। 298 की जगह क्या हो जाएगा 299। सब चेक कर लीजिए, क्या 2.314 गुणे 299 बराबर भागे 96,500। नहीं समझे, 299 की जगह क्या रखना चाहते हो, और आगे बढ़िए 303 तक देखिए, तो क्या रखेंगे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 303 बराबर भागे 96,500। यहाँ जाके फर्क पड़ रहा है। वो भी एक और बात समझ लीजिए, 0.059 मत लिखिए आप, 0.06 पे भी हल करोगे, क्योंकि अभी आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। ये माने इसके बाद जो ये आएगा उससे गुणा, तो इसके बाद जो आएगा उसको चाहे 0.059 से गुणा करिए, चाहे 0.06 से गुणा करिए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि n से अभी भाग भी देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको घटाना भी है, तो सारा घटते घटते मेजर सा अंतर आने वाला है, हल्का सा अंतर आने वाला है। लेकिन यहीं पे चूंकि मेरे पास तो अनुभव है, तो मैंने 303 कह दिया घटाने के लिए। आप 302 घटाइए, कितना हो जाएगा 2.303 गुणे 8.314 गुणे 302 और भागे 96,500 आ रहा है। 302 के बाद 303 पे अंतर आ रहा है, वही 298 की जगह 295 पे चेक करिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बात आप समझिए, कितना हो जाएगा ये 295 और बराबर अब भागे 96,500। लेकिन इसके बाद अगर लोगे तो 0.059 आएगा, इसके बाद वाला अगर लोगे तो 0.059 आएगा।
मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, पहले तो यहाँ पे बात समझिए। सवाल देखो, चाहे 25 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री पर भी 273 जोड़ोगे 293 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। कितने पे भी रखा जाए, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है। आप 0.059 त्यागे गए और घट के गए। उत्पादों की जो सांद्रता है एक्वस में, उसकी सांद्रता कितनी दी है, और अभिकारक में जो है एक्वस में उसकी सांद्रता कैलकुलेट करिए और ई नॉट सेल में घटा दीजिए। ई नॉट सेल या तो आपको दिया जाएगा या तो आप निकाल लोगे, आ जाएगा। और ई की वैल्यू ज्ञात करना है। नर्स के समीकरण में कम से कम 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये आपको तय करना है। ये हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे नर्स का समीकरण देख लिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग देख ही चुके हैं। रेडॉक्स विभव क्या है, वही है। अभी बात समझ आई। सेल विभव भी पूछ रहा है तो वही है। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रोड का भी पूछा है तो भी आप वैसे ही करोगे। अगर एक इलेक्ट्रोड का पूछा है मान लीजिए, तो भी आप ई, कोई भी धातु माइनस ई नॉट उस धातु का माइनस 0.059/n त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लॉग। देखो कि उसमें जो एक्वस है ऊपर की तरफ, मतलब उत्पाद की तरफ है कि अभिकारक की तरफ है, तो 1 कर दीजिए। और अगर उत्पाद की तरफ है तो उसके बटे में 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाले हैं। कल की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे और कुछ टिप्स बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।